संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसकी सार्वभौमिक घोषणा में मानव अधिकारों को अंतर्निहित और अनन्य मान लेने के बावजूद विकलांगजनों के लिए दुनिया वैसी ही रही। उनके सम्मान की सुरक्षा और बराबरी के हुकूक तक उनकी पहुंच अब भी सपना मात्र है। जबकि मानव अधिकारों को न्याय, शांति और स्वतंत्रता की नींव के रूप में मान्यता मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 से 1993 तक विकलांगजन दशक के अंतर्गत विकलांगजनों से संबद्ध विश्व स्तरीय कार्यक्रम भी विकलांगों को राहत पहुंचाने में असफल रहे। इस नग्न सच्चाई ने संयुक्त राष्ट्र को दिसंबर 2006 में विकलांगों के अधिकारों पर औपचारिक संधि के लिए प्रेरित किया। विश्व भर के तकरीबन 65 करोड़ विकलांगों के हकों और अवसरों की सुरक्षा और विकास के लिए ये 21वीं सदी की पहली मानवाधिकार संधि है। अधिकांश मुल्कों का संविधान मानव अधिकार का हिमायती है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि मानव अधिकार खुशगवार जीवन, मानवता और मानव के विकास की मौलिक जरूरत है। विकलांगजन प्रतिकूल परिस्थिति में हैं। वो लोग आसानी से चोट खाते हैं, उनके साथ अमानवीय बर्ताव होता है और इसका मतलब है कि विकलांग जनों के मानव अधिकारों की रक्षा गैर विकलांगों से अधिक जरूरी है। इसी वजह से अधिकांश संविधान समता के, विकलांगता के साथ बिना भेदभाव के बर्ताव के पक्ष में है। पर ज्यादातर देश इस नतीजे को पाने के बदले अपने ही संविधान की अवहेलना करते हैं। विकलांग जनों के अधिकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने से अब स्थिति काफी बदली है। ये संधि अगर कोई देश इसे अच्छा समझता है, इसे अपनाता है और इसके अनुसार चलता है, उन देशों पर ये लागू होता है कि वहाँ का कानून और संविधान विकलांग जनों के अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार ढाले जाएं। इन परिस्थितियों में ये अंतर्राष्ट्रीय संधि शर्तें काफी महत्वपूर्ण हैं। पर इसकी सबसे खास बात है इसका परिवीक्षण। आप पाएंगे ज्यादातर देश इन संधि शर्तों को मान लेंगे बशर्ते उनका परिवीक्षण न हो। पर इसमें एक वैकल्पिक संलेख है जिसके अनुसार सरकार को इन संधि शर्तों का पालन करते हुए इन परिवीक्षणों का अनुमोदन भी करना चाहिए। और मैं जोर देकर कहूँगा कि सरकार को इन वैकल्पिक संलेखों पर भी हस्ताक्षर जरूर करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में भारत बहुत सक्रिय रहा और विकलांग अधिकार संधि पर हमने हस्ताक्षर भी किए। इसलिए अब ये महत्वपूर्ण है कि हम इस संधि के उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए कदम उठाएं, भले ही इसके लिए हमें अपने मौजूदा कानून में संशोधन भी करना पड़े। हिंदुस्तान 7 करोड़ से भी अधिक विकलांग जनों का देश है। हमारा संविधान बेहतरीन है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के अंतर्गत सभी विकलांग आते हैं। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार शासन द्वारा विकलांगों के साथ भेदभाव की संभावना को खारिज करता है। अनुच्छेद 19 यात्रा का अधिकार, घर बनाने का, अभिव्यक्ति का अधिकार विकलांगों को भी सुरक्षा देते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन विकलांग जन एक्ट भी है और उसे बने 1 दशक से अधिक हो गया है। बेहतरीन कानून, पर अगर आप जरा ध्यान से देखें, अगर जमीनी सच्चाई देखें, आप पाएंगे कि एक तरफ कानून में और दूसरी तरफ विकलांग जनों की परिस्थितियों में पूरी दुनिया का फासला है।
विकलांग आमतौर पर क्रूर और अमानवीय बर्ताव के शिकार होते हैं और जब कोई व्यक्ति अधिक विकलांग हो तो उसके विवाह और परिवार रखने के हक भी छीन लिए जाते हैं। नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण से विकलांगता के मुद्दों से जुड़ी समस्याएं और गहराती हैं। विकलांग हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। फिर भी हम में से कितने विकलांगता को एक सामाजिक समस्या मानते हैं? गैर सरकारी संगठनों के अनुमान के अनुसार भारत में 7 करोड़ विकलांगजन हैं और इस विशाल विकलांग जनसंख्या से 2M श्रेणी के नागरिकों सा बर्ताव किया जाता है। ये झेलते हैं अलगाव, उपेक्षा, भेदभाव, अवरोध और पूर्व धारणाएं। दया और मदद के हकदार समझे जाते हैं ये, और विकलांगता के कारण देखभाल, पुनर्वास, सशक्तिकरण एवं शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने जैसे मुद्दे बस रह ही जाते हैं। विकलांगजन समान अवसर हक की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी एक्ट 1995 के लागू होने के बाद भी भारत में विकलांगजन अज्ञानता, संवेदनहीनता और मौलिक मानव अधिकार पाने में अवरोध का सामना कर रहे हैं। नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार माना गया है। इसमें शामिल हैं जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार, कानून से बराबरी की सुरक्षा, क्रूर और अमानवीय बर्ताव से स्वतंत्रता। छात्रों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। ये लोग सरकार के खिलाफ नौकरी की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर सारे 100 से ज्यादा लोग धरने पर बैठे थे। पुलिस ने यहाँ से खड़े रहने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच, पर विकलांगजन इन अधिकारों को पाने में अक्षम है। संवेदनहीन और दुर्गम चुनाव प्रक्रिया की वजह से विकलांगजन वोट डालने और चुनावों में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। वर्ष 2004 में एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में डाली गई चुनाव आयोग और महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ, ताकि विकलांगों के लिए चुनाव सुगम हो सके। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को चुनाव बूथों पर रैंप की तथा दृष्टि विकलांगों के लिए ब्रेल लिपि में सामग्री की व्यवस्था का निर्देश किया। भारतीय चुनावी इतिहास में पहली बार नेत्रहीन जनता सच्चे अर्थों में गुप्त मतदान कर पाई। वो एक डमी मत पत्र पर अपने उम्मीदवार चुनने में सक्षम रही और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सही बटन दबाकर अपने प्रतिनिधि चुन सके। इसी तरह की याचिकाएं अरुणाचल प्रदेश तथा झारखंड में और हाल में ही उत्तर प्रदेश में भी दायर की गई हैं, ताकि विकलांगों के लिए चुनाव सुगम हो सके। विकलांगजन एक्ट आर्थिक अधिकारों की बात भी करता है। काम का अधिकार, काम के लिए न्यायपूर्ण तथा सुविधाजनक स्थिति, ट्रेड यूनियन बनाने का हक, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, उचित जीवन स्तर तथा संपत्ति रखने तथा उसकी व्यवस्था का अधिकार। सेक्शन 43 के अंतर्गत जीविकोपार्जन का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा घर बनाने, व्यवसाय शुरू करने, विशेष मनोरंजन केंद्र, विशेष विद्यालय, शोध केंद्र तथा उद्यमियों को कारखाना लगाने के लिए रियायती दर पर जमीन मुहैया कराने की योजना बनाने का प्रावधान है। रोजगार का अधिकार सेक्शन 32 से 41 तक के अंतर्गत आता है। इन धाराओं में रोजगार की पहचान, तकनीकी विकास के मद्देनजर 3 वर्ष पर चयनित रोजगारों की सूची का पुनर्परीक्षण, चयनित रोजगारों में 3% आरक्षण, दृष्टि विकलांगों, श्रवण विकलांगों तथा अस्थि विकलांगों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान है। विकलांगजन एक्ट के अंतर्गत 3% आरक्षण बहुत ही सक्षम धारा है, क्योंकि यह विकलांगजन को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। पर प्रश्न है कि क्या यह धारा लागू हुई है? एक विकलांग समूह की शुरुआत पर हमने
दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाली। हम चाहते हैं कि जब तक 100 सूत्री सूची लागू न हो जाए, भावी नियुक्तियों पर रोक लगे। इस तरह से हमने 100 सूत्री सूची लागू करने की मांग उठाई। इसी सूची के आधार पर पदों की पहचान हो और तदनुसार पदों पर नियुक्तियां हो। साथ ही हमने इन आरक्षणों को अनुसूचित जाति जनजाति के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करने की मांग की। इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भावी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन चयन की प्रक्रिया जारी है। धाराओं के अनुसार सरकारी विभागों को, विशेष रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी दस्तावेज मुहैया कराने होंगे। विकलांगजन एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात है कि पहले वर्ष में रिक्त रह गए पदों पर अगले वर्ष बहाली हो सकती है और दूसरे वर्ष भी पद योग्य उम्मीदवार न मिलने पर विकलांगता श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है। सरकारी और स्थानीय प्रशासन द्वारा विकलांगों को रोजगार देने, उनके प्रशिक्षण और कल्याण, आय सीमा में छूट, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय तथा अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण संबंधी योजनाएं बनाने का प्रावधान है। सरकारी नौकरी के दौरान विकलांग हुए व्यक्तियों के रोजगार के अधिकार धारा 47 के अंतर्गत सुरक्षा पाते हैं। इस धारा के मुताबिक कोई भी संस्थान नौकरी के दौरान विकलांग हुए व्यक्ति को निष्कासित या पदावनत नहीं कर सकता है। किसी कर्मचारी के पूर्व पद पर काम करने में अक्षम होने की स्थिति में उसे समान वेतन और सुविधा वाले दूसरे पद पर नियुक्ति का प्रावधान भी इस धारा में है। अगर ये भी संभव न हो तो उस विकलांग कर्मचारी के लिए अतिरिक्त पद के सृजन का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इस धारा में स्पष्ट निर्देश है कि विकलांगता के आधार पर पदोन्नति नकारी नहीं जा सकती। धारा 41 5% से अधिक संख्या में विकलांग कर्मचारियों की भर्ती पर निजी या सार्वजनिक उपक्रमों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का प्रावधान करती है। इसके अलावा विकलांगों के लिए सरकार की सभी गरीबी उपशमन योजनाओं में 3% पद आरक्षित हैं। विकलांगजनों की सामाजिक सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जो धारा 67 के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार सरकार सभी विकलांगजनों के लाभ हेतु बीमा योजनाएं तथा वैकल्पिक सुरक्षा योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धारा 68 में विशेष रोजगार कार्यालयों में 2 वर्ष से अधिक अवधि से निबंधित विकलांगजनों को लाभप्रद रोजगार मुहैया न कर पाने पर बेरोजगारी भत्ते प्रदान करने की योजना बनाने का निर्देश है। स्वास्थ्य का अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अहम पहलू है। विकलांगजन एक्ट की धारा 25 के अनुसार सरकार पर अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अनुसार सर्वेक्षण, विकलांगता के कारणों की शोध और जांच, विकलांगता रोकने के तरीकों का प्रसार, बच्चों की प्रतिवर्ष जांच कर जोखिम वाले मामलों की पहचान, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान तथा स्वास्थ्य और सामान्य साफ सफाई की जानकारी फैलाने का दायित्व है। ये धारा प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के उपरांत माता और शिशु की देखभाल द्वारा विकलांगता को रोकने तथा स्कूलों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और आंगनवाड़ी द्वारा जनता को शिक्षित करने एवं जनसंचार माध्यमों द्वारा जागरूकता फैलाने का भी निर्देश देती है। एक ऐसे देश में जहां आमतौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं सुलभ नहीं हैं, विकलांगजनों के लिए इनकी उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सुविधाएं अगर मौजूद भी हों तो भौतिक अवरोधों की वजह से इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया जा पाता और यदि इन भौतिक अवरोधों को पार भी कर लिया जाए तो विकलांगजनों को बुरे बर्ताव और संप्रेषण संबंधी बाधाओं को पार करना पड़ता है।
शिक्षा का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में शुमार है। जहां संविधान 16 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, वहीं विकलांगजन एक्ट 18 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। धारा 26 सभी विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण में 18 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा और सामान्य स्कूलों से उनके जुड़ाव को सुनिश्चित करती है। ये धारा निजी और सार्वजनिक साझेदारी द्वारा विशेष तरह की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय की बात भी करती है। इन विशिष्ट विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सुविधा होनी चाहिए। सभी शिक्षण संस्थाएं एवं सरकारी अनुदान लेने वाली संस्थाओं में विकलांगजनों के लिए 3% जगह आरक्षित होनी चाहिए। एक्ट की धारा 27 के अनुसार 5वीं पास विकलांग बच्चों के लिए पार्ट टाइम कक्षाओं तथा 16 वर्ष या बड़े विकलांगजनों के लिए विशेष पार्ट टाइम साक्षरता कक्षाओं द्वारा अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनता है। ये अनौपचारिक शिक्षा उचित उन्मुखीकरण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के योग्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जानी चाहिए। शिक्षा मुक्त विद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और दूसरे माध्यमों द्वारा